हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ न्यू चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। क्लियर? सो दैट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। क्लियर? हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे नीट हो या जेई एडवांस हो, हमेशा ही इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन रहता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। करेक्ट है? सो दैट जब क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकें और अपना स्कोर बढ़ा सकें। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? स्टूडेंट, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ अगर मैं, तो रेट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ज़्यादातर हम हमेशा रेट की बात करते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें कि हम कहीं अगर जा रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कितनी जल्दी पहुंचेंगे या कितनी देर में पहुंचेंगे वहाँ पे। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हम रेट की बात कर रहे हैं। या लेट्स सपोज हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो वो कितनी देर में डिलीवरी करेगा या कितनी जल्दी डिलीवरी करेगा, तो किसकी बात कर रहे हैं? रेट की बात करते हैं। ठीक है ना? हमें भूख लगी है तो मम्मी खाना बना रही है, कितने जल्दी खाना तैयार होगा, तो किसकी बात कर रहे हैं? हम रेट की बात कर रहे हैं। या फिर हमारी हाइट कितनी कैसे बढ़ रही है, उसका रेट क्या है, प्लांट के बढ़ने का रेट क्या है। क्लियर है? या हम कहें आप सब तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन जो होगा वो इस साल होगा कि अगले साल होगा, तो भी किसकी बात कर रहे हैं? हम रेट की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसका इस जो रेट का है, रेट का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। करेक्ट है? दूसरी बात स्टूडेंट, जब आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे, करेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पे दो जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, उनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ होता है। वो कौन कौन से? एक थर्मोडायनेमिक्स और एक केमिकल काइनेटिक्स। करेक्ट? लेट सपोज आप किसी यूनिट में मैनेजर हैं, इंजीनियरिंग करके आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैनेजर बन गए। अब लेट सपोज आपके जो ओनर है वो अगले दिन मॉर्निंग में आते हैं और आप लेट सपोज वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेट सपोज बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जॉब करते हैं और उसके मैनेजर हैं। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग में आपके जो ओनर हैं वो आपसे मिलने आएंगे और आपसे डेली रिपोर्ट मांगेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, कल का प्रोडक्शन क्या है। करेक्ट है? मतलब कल आपने कितनी बाइक्स बनाई है। अगर आपने ज़्यादा बनाई होगी तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपको ने बाइक कम बनाई है तो उसके आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कम क्यों बनी है। करेक्ट है? क्लियर है? तो प्रोडक्शन का या रेट का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी और इंडस्ट्रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे तो दो ही चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं का यूज़ ज़्यादातर होगा, एक थर्मोडायनेमिक्स का और एक इसका केमिकल काइनेटिक्स का। करेक्ट है? तो मैं बार बार किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? रेट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या स्टडी करता है? इसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट को स्टडी करेंगे, और दूसरा क्या स्टडी करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन स्टडी करेंगे। करेक्ट है? और तीसरी चीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। करेक्ट है? तो हम इस पूरे चैप्टर में 3 चीज़ें मेन डिस्कस करने वाले हैं। एक रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और तीसरा स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट। करेक्ट है? सो देखिए केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन बोले, हम दोनों चीज़ कह सकते हैं, एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। इट ऑल्सो स्टडी द कंडीशन बाय विच रिएक्शन रेट कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब चेंज कर सकते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और वो कौन कौन से? लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। करेक्ट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ chemical kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry student which deals with study of reaction rate and their mechanism. Also study the condition by which reaction rate can be altered like concentration, temperature, pressure और catalyst. Correct? आप स्टूडेंट काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स, राइट। थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशन है, राइट, ये आपने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है किसका, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो स्टूडेंट अगर इसको एग्जांपल से समझे हम, लेट्स सपोज हमने ऑनलाइन डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो लेट्स सपोज हमने ऑर्डर प्लेस किया है और उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, पिज़्ज़ा डिलीवरी होगी, पिज़्ज़ा की डिलीवरी होगी, मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। पिज़्ज़ा की डिलीवरी होगी, दैट इज़ फिजिबिलिटी की बात कर रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये कौन बताएगा फिजिबिलिटी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कितनी देर में वो पिज़्ज़ा डिलीवरी होगा वो कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स, करेक्ट है ना। पिज़्ज़ा डिलीवर होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी की कौन बात कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। बट कितनी देर में डिलीवर होगा वो क्या बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। दूसरी बात, लेट्स सपोज हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं। अब 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर में से वो सिर्फ 1 ही पिज़्ज़ा हमें डिलीवर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सटेंट ऑफ जो रिएक्शन है वो कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि दोनों के दोनों डिलीवर होंगे कि एक डिलीवर किया, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट ये बताता है कि वो किस रास्ते से हमें पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आएगा, उसका पाथ क्या है, रास्ता क्या है। इस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म, क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, करेक्ट। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझे स्टूडेंट, लेट्स सपोज आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, IIT की या नीट की, क्लियर है। तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब कौन देगा, थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट है ना। बट कितने साल में होगा, इसी साल होगा या अगले साल होगा या उसके अगले साल होगा, कब होगा, रेट, वो कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, करेक्ट है। दूसरी बात, आपकी रैंक क्या आएगी, क्लियर है, रैंक 1000 आएगी, 500 आएगी, 100 आएगी या 2000 आएगी, क्या रैंक आएगी वो कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। बट थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताएगा स्टूडेंट कि आपकी ये जो रैंक आएगी वो कहाँ से पढ़ के आएगी, जेनेसिस से पढ़ के आएगी या फिर आकाश से पढ़ के आएगा कि एलन से पढ़ के आएगा, कहाँ से पढ़ के आएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। ये कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बताएगा कि जो आपकी रैंक आएगी वो किस इंस्टीट्यूट से पढ़ने पे आएगी, करेक्ट है, क्लियर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है स्टूडेंट, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपने डेल्टा जी क्या कहा था, नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा, करेक्ट है ना। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको याद है, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आती थी तो हम बोलते थे रिएक्शन क्या है, बहुत आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड। के की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी तो हम बोलते थे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू के हेल्प से हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, करेक्ट है ना। सो ये दो चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। बट थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं बताता, रेट की बात नहीं करता, ठीक है। तो रेट की बात कौन करता है, केमिकल काइनेटिक्स। और मैकेनिज्म की बात भी नहीं करता कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही होगी या क्या रास्ता क्या है, इसका पाथ क्या है इस रिएक्शन का, वो कौन बात करता है, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे वही दो डिफरेंस लिखे हुए। इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा जी नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दैट इज के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के जितना ज़्यादा होगा तो हम बोलते थे कि क्या है, रिएक्शन बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, या के की वैल्यू बहुत कम है तो बोलते थे रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड। केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है स्टूडेंट, इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज स्पीड की बात करता है। सेकंड, इट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेट, हमने क्या बोला कि ये रेट स्टडी करता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट क्या होता है स्टूडेंट, रेट हमेशा हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं, रेट। तो रेट क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रेट, करेक्ट। तो रेट इज इक्वल टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो रेट, जैसे अगर आप स्पीड बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, स्पीड। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या है, एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम क्या है, फोर्स है। तो ये सब क्या है, रेट है। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स आर रेट, दैट इज चेंज अपॉन टाइम,
करेक्ट है। तो ये सब फिजिक्स के लिए यूज़फुल है स्टूडेंट। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, फॉर केमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स रेट को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो रही है तो हम चेंज इन प्रेशर या चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों के रिस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो सिर्फ हम क्या करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम करेंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में तो हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होगा? N/V/RT। सो दिट इज P इज इक्वल टू क्या होगा? CRT। तो इसका मतलब अगर गैस है तो गैस का एक्सप्रेशन हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी ले सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। सो दिस मीन्स अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो रही है तो रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम और चेंज इन प्रेशर ओवर टाइम। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में हो रही है तो सिर्फ क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम होगा। करेक्ट ना? क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? ठीक है, रेट की यूनिट हमारे लिए क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन किसकी? टाइम की यूनिट। अब कंसंट्रेशन स्टूडेंट आपको कौन सा लेना है इस पूरे चैप्टर में? वो क्या लेना है? जो मोस्ट कॉमन है कंसंट्रेशन यूनिट, दैट इज मोलैरिटी। क्या लेना है? मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ओवर कितना? टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट ऑफ रेट में R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन आपको क्या लेना है? मोलर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो प्रेशर की यूनिट अपॉन टाइम, सो दैट इज प्रेशर की यूनिट मोस्ट कॉमन क्या होगी? ATM या mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय क्या? सो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रोनाउंस करेंगे ROR। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर करी हुई है 2A + 3B गिव्स 4C। लेट सपोज एनी T इनिशियल टाइम पे TI पे कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है? 10 और कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है? 10। कंसंट्रेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, सो A के कितने हैं? 10 मोल पर लीटर। ठीक है, और B के भी कितने हैं? 10 मोल पर लीटर। ठीक है, राइट। और C के कितने स्टूडेंट? इनिशियल कितने? 0। तभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। लेट्स सपोज एनी T फाइनल टाइम पे, ठीक है, अगर आप मुझे बताएं रिएक्शन से A के अगर 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो B के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 3 मोल। और C के कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। रिएक्शन तो यही कहती है कि अगर A के 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो B के कितने करेंगे? 3 मोल्स। और C के कितने बनेंगे? प्रोड्यूस होंगे? 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, तो वो क्या होगा स्टूडेंट? इनिशियल कितना था? 10 और फाइनल कितना हुआ? 8। ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? I इनिशियल कितना है? 10 और A फाइनल कितना है? 8। करेक्ट ना? तो इसका मतलब, और अगर हम B इनिशियल की बात करते हैं तो B इनिशियल कितना था? 10 और B फाइनल कितना है? वो कितना है? 7। और C इनिशियल कितना था स्टूडेंट? 0 और C फाइनल कितना है? 4। करेक्ट। तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन A की कितनी थी? 10 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हुई? 8। तो B की भी कितनी थी? अगर B की हमने 10 एज्यूम करी तो B की कितनी होगी? 7। C की इनिशियल 0 थी और C की फाइनल कितना है? 4। करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है स्टूडेंट, 10, 8, 10, 8, 7, 4 आर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करते हैं, क्योंकि ए डिसअपियर हो रहा है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट कंज्यूम हो रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ ए। आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, या रेट ऑफ लॉस ऑफ ए। करेक्ट ना? क्लियर। सो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए फाइनल रेट इज ऑलवेज चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है ना? तो इनिशियल कितना था? फाइनल कितना था स्टूडेंट? 8 माइनस 10 अपॉन कितना? डेल्टा टी लिख देते हैं इसको, टी फाइनल माइनस डेल्टा टी आई को। सो ये कितना होगा? -2 बाय डेल्टा टी। राइट। सो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ लॉस ऑफ ए क्या है, ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ए एफ इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए आई इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, 8 माइनस 10 अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज -2/10. करेक्ट. सिमिलरली स्टूडेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी या हम क्या कहेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ बी, क्योंकि बी क्या है, रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट डिसअपियर करेगा या कंज्यूम होगा या एक बी रिएक्टेंट का लॉस होगा. तो अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. तो इसका कितना आएगा स्टूडेंट, 7. ये देखिए मैंने वही लिखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी 7 माइनस 10 अपॉन टी फाइनल माइनस डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन डेल्टा टी. करेक्ट ना. नेक्स्ट स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. अब सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो बनेगा स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, या कह सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, क्योंकि सी प्रोड्यूस हो रहा है, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी. ए क्या सी क्या हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा. आप किसी भी टर्म्स में बोल सकते हैं. तो अब क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. अब सी फाइनल कितना स्टूडेंट, 4 माइनस 0 अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज डेल्टा टी. तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4/डेल्टा टी. क्या हो जाएगा, 4/डेल्टा टी. करेक्ट ना. तो करना क्या है स्टूडेंट, अगर आपको रेट किसी भी रिएक्टेंट का निकालना है या रेट किसी प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको हमेशा क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लिख करना है. चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. मोस्टली टी इनिशियल स्टूडेंट क्या होगा, 0. तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, डेल्टा सी रेट में अपॉन कितना आएगा, टी आएगा. करेक्ट है ना, क्योंकि इनिशियल टाइम कितना होता है स्टूडेंट, 0. अगर हम कंसिडर करते हैं तो जो रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट है या रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन टी, है ना. इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो रेट है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. अगर इनिशियल टाइम 0 है तो क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन कितना होगा, टी होगा. या प्रेशर के केस में डेल्टा पी अपॉन गैस के केस में डेल्टा पी अपॉन कितना होगा, टी हो जाएगा. करेक्ट ना, इफ इनिशियल टाइम इज 0. स्टूडेंट, अब इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे स्टूडेंट कि जो रेट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. रेट कम और ज़्यादा हो सकता है बट रेट कैन नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब जो रिएक्टेंट का जो रेट आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना था, -2/टी डेल्टा टी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना था, -3/डेल्टा टी. इट शुड नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब इसको जो अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. इसका मतलब जब आप रेट ऑफ रिएक्टेंट डिफाइन करेंगे तो ऑलवेज आपको -डेल्टा सी अपॉन टी लेना है. तो रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, -डेल्टा-सी अपॉन क्या करना है, डेल्टा टी लेना है. क्यों माइनस, क्योंकि जो टी अगर आप सी लिखेंगे तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, मतलब कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. अब अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट तो डिसअपियर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा एज़ कम्पेयर टू फाइनल कंसंट्रेशन. जैसे यहाँ भी देख सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, 8. अगर ए की बात करते हैं माइनस फाइनल इनिशियल कितना था, 10 अपॉन डेल्टा टी. तो ये क्या आया था, नेगेटिव. इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू -डेल्टा-सी अपॉन टी. माइनस जरूर लगाना है क्योंकि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड बात, प्रोडक्ट के साथ आपको माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा होगा या प्रोड्यूस हो रहा होगा, करेक्ट है, या फॉर्म हो रहा होगा. तो इसका मतलब उसकी फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो लार्ज होगी एज़ कम्पेयर टू इनिशियल कंसंट्रेशन. इसका मतलब उसका जो डेल्टा सी आएगा, दैट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. तो उसे हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा आप, राइट. आगे मैंने यही मेंशन किया, ये रीड करते हैं. रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, -डेल्टा-सी अपॉन टी. व्हाट इज डेल्टा सी,
दैट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है, मोलर, दैट इज़ मोल पर लीटर। और रेट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी ही रहेगा। करेक्ट। तो स्टूडेंट कभी भी अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो आपको हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या करना है, डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रोडक्ट है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, राइट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होता है और जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। रेट ऑफ जो रिएक्टेंट है या जो रेट ऑफ जो प्रोडक्ट है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। वो रिएक्शन की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर मुझे रेट ए का निकालना है तो इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन होगी फाइनल और इनिशियल, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कर दूंगा, डिवाइड बाय टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए दैट इज़ आर ए। ठीक है, दैट इज़ क्या है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज़ माइनस ऑफ 8 माइनस 10 अपॉन डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा, 2 बाई डेल्टा टी। करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है, दैट इज़ माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि बी भी रिएक्टेंट था, तो माइनस ऑफ 7 माइनस 10 अपॉन डेल्टा टी, दैट इज़ 3 बाय डेल्टा टी। और रेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टूडेंट इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये रिएक्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, सी क्या है, प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो दैट इज़ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 4 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी, दैट इज़ 4 बाय डेल्टा टी। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। अब अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अभी तक ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है, या रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, या क्या कह रहा हूँ मैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। मैंने अभी तक ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने रिएक्शन का रेट डिफाइन नहीं किया। अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे हैं, बट किसके, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी और विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब जो ये है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, प्लीज मेंशन इट हियर। हाँ, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए लिखा हुआ है, आप साथ में ये भी लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे रेट ऑफ रिएक्टेंट बी, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। करेक्ट है। तो जब आप ऐसे बोलते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ए, या RORB, या RORC, ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑफ रिएक्टेंट बी, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या है, अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखा था, 2A, ये 2A + 3B गिव्स 4C। तो रिएक्शन क्या था, 2A + 3B गिव्स 4C। अब आप देखिए, ठीक है, मैं क्यों 2 बाई डेल्टा टी, दैट इज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए था वो कितना था, 2 बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या था, 3 बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी क्या था, 4 बाई डेल्टा टी। करेक्ट है, क्लियर है। तो
अब मैं यहाँ पे क्यों इसको रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है। अगर रिएक्शन एक होगा तो रेट भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेट 3 डिफरेंट रेट आ रहा है किसी एक सिंगल रिएक्शन का, नहीं। तो अगर एक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का रेट भी एक ही होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम 2/ΔT कहेंगे या 3/ΔT कहेंगे या 2/ΔT कहेंगे या 3/ΔT कहेंगे या 4/ΔT कहेंगे, तो ये क्या है, ये डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है ना। तो हम एक रिएक्शन का, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक रिएक्शन का एक ही रेट होगा, इसीलिए हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 2/ΔT, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए है, 3/ΔT है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, और 4/ΔT है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी है, बट इट इज़ नॉट अ रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, 2/ΔT, 3/ΔT और 4/ΔT, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिफाइन करना है सच दैट रेट सभी का क्या हो जाए, सेम हो जाए, हमें एक सेम वैल्यू मिले। मतलब जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए शुड इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो जाए, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या हो जाए, सी हो जाए, ठीक है ना। क्या है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिफाइन करना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या हम क्या कहें, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए शुड इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाए, सी हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है, देखिए कैसे होगा स्टूडेंट। अगर हमने रेट ऑफ ए लिखा था, आर ए लिखा था, वो क्या था 2/ΔT, और आर बी क्या लिखा था 3/ΔT, और जो आर सी था वो कितना था 4/ΔT। तो अगर मैं स्टूडेंट आर ए को 2 से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं 2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 1/ΔT हो जाएगा। यहाँ हम बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 4 से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए, अब सभी का रेट क्या हो जाएगा, सेम। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट है ना। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ए के कितने मोल जार डिसअपियर हो रहे थे 2, और 3 के कितने हो रहे थे, ए के कितने हो रहे थे 2, और बी के कितने हो रहे थे 3 डिसअपियर, और 4 के कितने हो रहे थे, सी के कितने अपेयर हो रहे थे 4। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितने डिसअपियर होगा 1, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए के कितने डिसअपियर हो रहे थे 2, और बी के कितने डिसअपियर हुए थे 3, और सी के कितने प्रोड्यूस हुए थे 4। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1, और इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो बी का भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो गया 1, और जो सी है 4 को 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसका अंदर अब ये क्या हो गया, सेम हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी जो रिएक्टेंट का जो रेट है उसको अगर उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आप रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्ट को उसी की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। आप देख सकते हैं ना, क्योंकि अब सभी का क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, सेम है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये अब तीनों का क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो गया, करेक्ट। सो देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पे यही लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर। देखिए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या था, ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्टेंट ए
डिवाइड बाय क्या कर दिया 2, तो ये क्या बन गया रेट ऑफ रिएक्शन, या माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया रेट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया किससे 4 से, तो ये भी क्या बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बट माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, तो अब ये क्या है, तीनों वैल्यू सेम हो गई, इसी को हम क्या कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, और अगर क्या है स्मॉल चेंज है, ठीक है ना, फॉर अ बिग चेंज हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, डेल्टा साइन, बिग डेल्टा, एंड फॉर स्मॉल चेंज वी यूज स्मॉल डेल्टा दैट इज डी। सो फॉर अ स्मॉल डेल्टा या स्मॉल चेंज क्या होगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू 1/4 dC/dt। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, करेक्ट है ना। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन हुज इंफॉर्मेशन और डाटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि लेट्स सपोज हमें कोई रिएक्शन गिवन है, लेट्स सपोज कोई रिएक्शन ए गिव्स बी, ठीक है, इसके इनिशियल मोल्स कितने, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 10 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 5, राइट, और टाइम टेकन लेट्स सपोज 2 मिनट है। अब अगर हमें इसका क्या करना है, यहाँ लेट्स सपोज इसके 2 से मल्टीप्लाई करा, हम यहाँ पे 2 था, तो अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मैं बहुत बार दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो ए वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है, अभी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से लेना देना नहीं है, तो मतलब आपको 2 को अभी कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, सीधे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए दैट इज़ आर ए, वो क्या है -dA/dt, तो वो कितना है माइनस व्हाट स्टूडेंट, फाइनल 5 - 10 अपॉन कितना 2, इनिशियल जीरो टाइम कितना था 0, 2 मिनट लगे, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कितना आया 5/2, करेक्ट। अब यही पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे निकाला था हमने कि अगर रिएक्टेंट का रेट हमें पता है, उसको अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसकी भी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन होगी वो हम उसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन किसकी गिवन होती बी की, तो हम बी के टर्म्स में बी के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पॉइंट यही कहता है स्टूडेंट कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन हुज इंफॉर्मेशन और डाटा इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या है -dA/dt क्या था, अब ये रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे हम, -dA/dt इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, राइट। तो और अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूँ 1/2 dA/dt कर देता हूँ दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ ए से, तो ये क्या बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, सिमिलरली -dB/dt इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, या इसको क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पी, और ये अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो -1/3 dB/dt इज रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। dC/dt क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 1/4 dC/dt क्या बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ROR। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, करेक्ट है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, बट रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट but rate of reactant or rate of product does not depends upon does not depend upon their stoichiometric coefficient, right। तो अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1 - 1/2 dA/dt, राइट, अब ध्यान से समझिएगा, राइट। तो अगर हम सिर्फ -dA/dt लेते हैं, कंसिडर करते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, राइट। और अगर हम इस पूरे टर्म को कंसिडर करते हैं -1/2 dA/dt को, तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, करेक्ट ना। तो जब आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मतलब डिवाइड करके रेट लिखेंगे तब वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, तो दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है स्टूडेंट, देखिए अगर हम सिर्फ -dA/dt कंसिडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। लेकिन अगर हम इस पूरे को कंसिडर करते हैं 1/2 dA/dt माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर dC/dt कंसिडर करते हैं तो ये क्या बनेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C। अगर आप 1/4 dC/dt को कंसिडर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, राइट। तो अगर इस पूरे रेड जो सर्कल है स्टूडेंट मैंने विथ माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ जो रेड सर्कल है विथ साइन, यहाँ पे तो साइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ -dA/dt लेते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए होगा, या सिर्फ dC/dt लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या होगा, C होगा, करेक्ट, राइट स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। स्टूडेंट मैंने सेम रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर करा हुआ है, 2A + 3B गिव्स 4C, ठीक है। लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, A0 A की, और B की कितनी है, B0, करेक्ट ना, राइट। तो आपको अगर याद है स्टूडेंट, A से कितना डिसोसिएट हो रहा है, अगर 2x, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो B से कितना डिसोसिएट होगा, 3x, और C के कितने बनेंगे स्टूडेंट, 4x, करेक्ट ना, क्लियर है। ये आपने कहाँ पे सीखा था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, करेक्ट है ना, राइट। इक्विलिब्रियम में अगर आपको याद है, सो रेट ऑफ ए कितना होगा, dA/dt, सो कितना होगा, -d/dt फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज A0 - 2x माइनस ए, तो कितना बन गया, +2 dx/dt, कितना बन गया, +2x dx/dt। तो रेट ऑफ ए दैट इज RA क्या हो गया, 2 × dx/dt। सिमिलरली जो RB है दैट इज रेट ऑफ B, वो क्या, -dB/dt, दैट इज -d/dt फाइनल, दैट इज B0 -3x माइनस क्या, इनिशियल, दैट इज B0 से B0 कैंसिल स्टूडेंट, 3 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 3 dx/dt, करेक्ट। सिमिलर स्टूडेंट रेट ऑफ जो C है दैट इज RC, यहाँ माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज dC/dt, दैट इज क्या होगा, d/dt फाइनल कितना, 4x माइनस इनिशियल कितना, 0, 4 कांस्टेंट, तो क्या आएगा, 4 dx/dt, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट आप देखें कि अगर मैं यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा, RA कितना है, देखिए 2 × dx, दोबारा लिख रहा हूँ, RA = कितना है, 2 dx/dt। सो दिस मीन्स dx/dt को क्या लिख सकते हैं, RA/2 = dx/dt, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं B के टर्म्स में लिखता हूँ तो dx/dt किसके बराबर होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो RB/3 दैट इज dx/dt, और dx/dt अगर इन टर्म्स ऑफ क्या लिखे हम C के टर्म्स में, तो RC/ कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए इस dx/dt को ही हम क्या कह रहे हैं, तीनों वैल्यू सेम है, तो dx/dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। व्हाट आर x, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो dx/dt इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, और दैट इज इक्वल टू RA/2 RB/3 और RC/4, करेक्ट ना। सो देखिए यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है, सो dx/dt इज रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इज -1/2 dA/dt और इक्वल टू -1/3 dB/dt और इज इक्वल टू 4 dC/dt, करेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि जो -dA/dt है वो क्या है, RA, -dB/dt क्या था, RB, और इसमें तो सिर्फ माइनस की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस है, दैट इज dC/dt क्या है, RC। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, दैट इज dx/dt इज RA/2 RB/3 और RC/4। तो प्लीज़ ये दो एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है।
ROR इज इक्वल टू dx by dt, दैट इज dA by dt डिवाइड बाई कोफिशियंट, dB by dt डिवाइड बाई कोफिशियंट, माइनस साइन जरूर यूज़ करेंगे रिएक्टेंट के साथ, और dC by dt डिवाइड बाई इट्स कोफिशियंट। या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ROR इज इक्वल टू dx by dt इज RA अपॉन 2 RB अपॉन 3 इज इक्वल टू RC अपॉन 4, करेक्ट। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ पूरे इस टॉपिक को जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पहला चैप्टर, पहला लेक्चर हर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बेसिक्स होता है। अगर आपको पहला लेक्चर अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे का चैप्टर भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो मैं इस पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको समराइज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको क्लियर होगा तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी, अभी हमने देखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR और dx बाई डी टी डिपेंड्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा भी था। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx बाई डी टी डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता किस पे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, वो सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बस। थर्ड पॉइंट, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी केस, है ना। मैंने पहले ही बोला था स्टूडेंट, रेट हमेशा पॉजिटिव होगा इन एनी केस। इसका मतलब जब आप रिएक्टेंट का रेट को डिफाइन करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे आप, माइनस साइन का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ भी साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, रेट, फोर्थ पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ RA, RB और RC, ठीक है ना। या dx बाई डी टी को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ RA, RB और RC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो माइनस DA बाई डी टी है वो तो क्या है, रेट है RA का, वो कोफिशिएंट पे डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, बट रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर हमें एक का भी रिएक्टेंट का रेट पता चल जाए तो हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, करेक्ट है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट वही स्टूडेंट। ये फिफ्थ पॉइंट मैंने जनरल एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ मेंशन जरूर करिएगा। जनरल रिएक्शन क्या है, A प्लस, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, A प्लस B गिव C प्लस D। अगर इसको हम बैलेंस कर दें स्टूडेंट, तो बैलेंस पे लेट्स पुट स्मॉल a या स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। अब स्टूडेंट मुझे बताइए आप, अगर मुझे रेट RA लिखना है, दैट इज रेट ऑफ A लिखना है, वो क्या होगा, माइनस DA बाई डी टी, करेक्ट। अगर स्टूडेंट यही मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता ROR इन टर्म्स ऑफ A, तो क्या होता है, -1 बाई A DA बाई डी टी, क्या होता है, -1 बाई A DA बाई डी टी, करेक्ट ना। सिमिलरली स्टूडेंट क्या है, ये ROR है रेट ऑफ रिएक्शन, या DX बाई डी टी। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट आप RB लिख सकते थे। RB में क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ RB क्या होता, पहले वो लिखते थे माइनस DB बाई डी टी, ये तो RB होता। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो क्या करते हैं, -1 बाई B DB बाई डी टी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, AA प्लस BB गिव C प्लस D स्मॉल ABCD आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली, करेक्ट है। सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज DX बाई डी टी -1 बाई A DA बाई डी टी, -1 बाई B DB बाई डी टी, या C 1 बाई C DC बाई डी टी, या 1 बाई D DC बाई डी टी। और रेट ऑफ रिएक्शन को DX बाई डी टी यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं RA अपॉन A, या RB अपॉन B, RC अपॉन C, या RD अपॉन D, करेक्ट है। स्मॉल ABCD आर स्टूडेंट क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ABC एंड D रिस्पेक्टिवली, करेक्ट है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, इफ रेट ऑफ एनी वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इज known, then we can calculate the rate of other reactant or product as well as we know that the ratio of their rate, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अगर हमें RA पता चल जाए तो स्टूडेंट मैं RB निकाल सकता हूँ क्योंकि इनका रेशो पता है, या RB पता है तो RC निकाल सकता हूँ, है ना। मतलब अगर एक भी पता चल जाए मुझे, RA पता चल जाए, तो हम RA के हेल्प से RB निकाल सकते हैं, RC निकाल सकते हैं, RD निकाल सकते हैं और ROR निकाल सकते हैं,
करेक्ट है, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। या फिर स्टूडेंट क्या है, अगर हमें ROR पता चल जाए तो हम ROR के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, RA, RB, RC या RD, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं लास्ट पॉइंट में कि अगर हमें एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट पता चल जाए, लेट्स सपोज हमें RD पता चल जाए, तो वी कैन कैलकुलेट RC, RB, RA और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो या तो किसी रिएक्टेंट का या किसी प्रोडक्ट का या रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन पता हमें चल जाए तो हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी दूसरों का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें उनका रेशो पता है, राइट। क्लियर है, तो यहाँ पे वही पॉइंट मेंशन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसका क्या एडवांटेज है और उसका क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्या डिसएडवांटेज था, केमिकल काइनेटिक्स का क्या एडवांटेज है, करेक्ट है। रेट क्या होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है या रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने सब डिस्कस किया है। लास्ट में सारा समरी है स्टूडेंट, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस साइन यूज़ करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, भूलना नहीं है उसको, करेक्ट है। आई होप स्टूडेंट आपको सब समझ में आया होगा, क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट टू मी। थैंक यू।